नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है। क्या आप जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का महानायक, हमारा देश का प्रधानमंत्री किस एजेंडे पर काम कर रहा है? आखिर उस एजेंडे पर जो यहाँ का है नहीं, और उस एजेंडे में दुनिया के 193 देश उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आखिर क्या है वह एजेंडा? उस एजेंडे में क्या है? आखिर हमें उस एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत आखिर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एजेंडे में जो कुछ लिखा है उसके विपरीत सब कुछ हो रहा हो? खैर, जिस एजेंडे की मैं बात कर रहा हूँ वो एजेंडा 2030 है। अभी जब आप एजेंडा 2030 को गूगल पर खंगालेंगे, विकिपीडिया का सहारा लेंगे, तो उसमें आपको 17 मुख्य लक्ष्य दिखाई देंगे और 169 सहायक लक्ष्य दिखाई देंगे। वो 17 मुख्य लक्ष्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, गरीबी हटाना। दूसरा, भूखमरी मिटाना। खैर, इन्हीं 2 लक्ष्यों पे बात करेंगे, बाकी 15 तो भूल ही जाइए। 15 तो भूल ही जाइए, और जो भी सारी चीज़ें हैं आप गूगल का सहारा लेकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एजेंडा 2030 पर भारत सरकार को कार्य करने की आवश्यकता आखिर क्यों है। सबसे पहली बात, भारत, बता देता हूँ कि भारत को आज़ाद हुआ नहीं, अर्थात यूँ कहें कि भारत आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि भारत को एक कथित तौर पर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट के आधार पर हमको एक कागज़ पर आज़ादी मिली। आज भी हमारी भारत के संसद और भारत के जितने भी कार्य होते हैं सब कागज़ पे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कारण क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और विस्तार से अगर आपको जानना है तो स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुन लीजिए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के कुछ व्याख्यान हैं उनको सुन लीजिए, या फिर आप भारत सरकार पर RTA लगा करके पूछ लीजिए क्या भारत वास्तव में 99 साल की लीज पर है? क्या भारत को एक कथित तौर पर, या यूँ कहें कि एक एग्रीमेंट के आधार पर भारत को आज़ादी मिली है? जी हाँ, आपने सही सुना। मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो भारत सरकार पर RTA लगा करके इन सब चीज़ों का जवाब मांगे। दूसरी बात, अभी मैं जिस एजेंडे की बात कर रहा हूँ वो है एजेंडा 2030। बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है कि आखिर ये एजेंडा 2030 है क्या। आखिर तो कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके फ़ायदे के बारे में बताती है। मैंने किसी चीज़ का आविष्कार किया तो मैं बताऊंगा कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसका आविष्कार किया है और इसके ये सारे फ़ायदे होते हैं। उसी प्रकार एजेंडा 2030 में जो निहित लक्ष्य हैं वह लक्ष्य भारत के लोगों के हित में है, ऐसा हमारे देश के आकाओं ने हमको बताया है और कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में हम लोगों को पढ़ाया है जो उस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसे कहते हैं WTO, बताया जाता है, इतने अच्छे से किया जाता है कि भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल किया जाता है। परंतु ये नहीं बताया जाता कि WTO में न जाने कितनी शर्तें हो रखी हैं, 2000 से ज़्यादा शर्तें हो रखी हैं, कृषि को लेकर के, टैक्स को लेकर के, सेवाओं को लेकर के, मंदिर को लेकर के, न जाने कितने समझौते हो रखे हैं। तो खैर, अभी हम एजेंडा 2030 पर ही से बात करेंगे। कहने मतलब जो चीज़ एजेंडा 2030 में है ही नहीं उन चीज़ों पर भी काम हो रहा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। एजेंडा 2030 में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि भारत को में जो है एक डिजिटल वाली व्यवस्था की जाए, कैश को ख़त्म किया जाए, कागज़ के नोटों को ख़त्म किया जाए, डिजिटल करेंसी लागू की जाए और धार्मिक इंटरफेरेंस पैदा किया जाए। ये सब कहीं नहीं लिखी हुई हैं, फिर भी ये सारे काम हो रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कि इसे समानता की दृष्टि से बता सकते हैं। और उसमें एक काम और भी है जो काम हो चुका है, उसमें समलैंगिक की बात की गई है, समलैंगिकता की बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में समलैंगिक कानून बना दिया गया है कि लड़का लड़के के साथ संबंध बना सकता है, लड़की लड़की के साथ संबंध बना सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं। दूसरी बात, ये लिव इन रिलेशनशिप में भी कोर्ट अब रहने की परमिशन देता है कि लोग लिव इन रिलेशन मतलब अपनी गर्लफ्रेंड होते हुए भी, पत्नी का बॉयफ्रेंड होते हुए भी वह लोग लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ एक घर में भी रह सकते हैं, अलग अलग कमरे में रह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एजेंडा 2030 में क्या है और उसके विपरीत क्या क्या सारे कार्य इस देश में हो रहे हैं। अब थोड़ा उन चीज़ों पे लेके चलते हैं जो 2 बिंदुओं पर सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए
एजेंडा 2030 का। पहला गरीबी हटाना, दूसरा भुखमरी हटाना। ये किस प्रकार गरीबी हटाएंगे देश की, किस प्रकार भुखमरी को मिटाएंगे। देश में एक समय था कि हमारे 33 करोड़ की आबादी थी, उस समय मात्र 4 करोड़ लोग बेरोजगार थे। आज 4 करोड़ से हम 90 करोड़ तक पहुँचने वाले हैं। अब देखिए हमारे देश में गरीबी रेखा की दर क्या, जो गांव का व्यक्ति हो 300 साढ़े 300 रुपये जो महीने कमा लेता है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है, लेकिन शहर का जो व्यक्ति वही करीब 7 से 800 या यूँ कहें टोटल 1200 रुपये महीने कमा लेता है वह गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है। लेकिन साहब सरकारी नौकरी करने वालों की तो उनकी कोई रेखा ही नहीं है, सरकारी नौकरी करने वालों की कोई रेखा ही नहीं है। पॉलिटिशियन जो बन जाते हैं उनकी कोई रेखा ही नहीं है। सैलरी, पेंशन, प्रमोशन सब कुछ उन्हें फ्री में मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार ये एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं, किस प्रकार ये लागू कर रहे हैं। नया संसद इस पुराने संसद को तोड़ करके या यूँ कहीं से बंद करके म्यूजियम या संग्रहालय बना करके एक नया संसद भवन बनाने की पूरी तरीके से तैयारी है। 3000 करोड़ की मूर्तियाँ बना दिए जाते हैं। 258 लाख करोड़ रुपये कालाधन के रूप में स्विस बैंक में जमा हो जाते हैं। किसके हैं पता नहीं, आज तक कालाधन नहीं आया। और इस एजेंडे की शुरुआत 2016 में ही हो गई थी नोटबंदी करके। यकीन मानिए आप एजेंडा 2030 जब सर्च करेंगे उसमें आप पा जाएंगे, क्योंकि 2016 से यह एजेंडा काफ़ी प्रभावी रूप से जो सक्रिय हुआ है, ऐसा उसमें दिखाया गया, कहा गया। ये हमारी जुबानी नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे देश में एजेंडा 20 की शुरुआत हुई। अब बात मेन चीज़ आती है कि एजेंडा 2030 को पूरा कैसे करेंगे। तो 258 लाख रुपये आज भी काला धन जमा हुआ है, अभी तक आया नहीं हमारे भारत सरकार पर। भले हमारे देश की मीडिया नहीं बता रही हो, 558 बिलियन डॉलर का कर्ज आज भी है। 18 अन्य देशों से भी 26 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। भाई अगर भारत देश हमारा स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो हमारी स्वतंत्र मुद्रा होनी चाहिए, स्वतंत्र करेंसी होनी चाहिए। अगर हम आज़ाद हैं तो हमें विश्व बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है। रहेंगे यहाँ पर, खाएंगे यहाँ पर, पिएंगे यहाँ पर, हगेंगे यहीं पर, मूतेंगे यहीं पर, सब कुछ यहीं पर करेंगे। खाता जा कर के स्विस बैंक में खुलवाएंगे, काला धन ले जा कर के वहाँ पर जमा करेंगे। इस प्रकार हमारे देश में एजेंडा 2030 को पूरा किया जा रहा। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ आप बता दीजिए मुझे, किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ है। खैर मैं यहाँ पर किसी सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उस एजेंडे पे बात कर रहा हूँ जिस एजेंडे को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अब बात करते हैं गरीबी भुखमरी को ये कैसे हटाएंगे। लॉकडाउन लगा करके, लोगों के रोज़गार छीन करके, लोगों को घरों में बंद करके, लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसा करके, लोगों के हाथ पैर तोड़ करके, अस्पतालों में मरीजों के किडनी बेच करके। इस प्रकार से हमारा देश की गरीबी दूर हो जाएगी, भुखमरी भी दूर हो जाएगी, इंसान को इंसान से दूर कर दिया जाएगा। बेवजह एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर भी मास्क पहना दिए जाएंगे। क्यों हो रहा है, किस प्रकार एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं, ये तो आप ही जाने। खैर मैं तो सब कुछ समझता हूँ, लेकिन इस चैनल पर वो सारी बातें मैं बता नहीं सकता। अब बात में ये आती है कि एक सवाल हमसे लोग करते हैं कि अगर मोदी को हटा दिया जाए तो उनके एवज में किसको लाया जाए। बात यहाँ लाने की नहीं है, बात है व्यवस्था परिवर्तन की। मैं तो चाहता हूँ गद्दी पर मोदी ही बने रहें, मुलायम ही बने रहें, मायावती जो मर्जी सो बना रहे, लेकिन ये व्यवस्था, ये गुलामी वाली व्यवस्था बदलनी चाहिए। WTO रद्द होना चाहिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रद्द होना चाहिए, बस किसानों को हक मिलना चाहिए। अब देखिए किसानों को बर्बाद करने के लिए एजेंडा 2030 का अंग मान सकते हैं इसे, और अगर ये एजेंडा 2030 का अंग नहीं है तो वो क्यों कहते हैं कि हम एजेंडा 2030 को पूरा कर रहे हैं। बिना बहुमत के, बिना वोटिंग के, बिना किसी को बताए जिस प्रकार नोटबंदी हो गई थी रात 8 बजे, उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री या कहूँ हमारे देश के आकाओं ने किसानों के लिए 3 काला अध्यादेश भी ला दिए। अब उस काले अध्यादेश को इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे वाह कितना अच्छा है, किसानों के लिए कितना हित में है। खैर किसान आंदोलन की तो मैं भी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन का एक दौर शुरू होने वाला था। इस दौर को पूरी तरीके से हमारे देश के किसान भाइयों ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया और दूसरे लॉकडाउन लगने से इस पूरे संपूर्ण देश को बचा लिया है। तमाम से छोटे, बड़े से बड़े व्यापारियों को हमारे देश के किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन करके उनको बचाया है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है। -23
जो है पॉइंट जो है जीडीपी हमारे देश की नीचे चली गई थी, उस जीडीपी को भी थोड़ा ऊपर बढ़ाने में किसानों का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। बिजली पानी गैस कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर व्यक्ति को फूड ना मिले तो व्यक्ति तो मर ही जाता है। लेकिन आज उस अन्नदाता के क्या कंडीशन है, क्या हाल है, आप देख रहे हैं। तो किस प्रकार ये एजेंडा 2030 को पूरा करेंगे, ये मैं ना बता करके मैं आपसे कहता हूँ कि भारत सरकार पर RTE लगाइए, उनसे जवाब मांगिए कि जिस एजेंडा 2030 को आप पूरा कर रहे हैं, उस एजेंडा 2030 को आप किस प्रकार पूरा करेंगे। आपका पहला कदम क्या होगा, उसके बाद अगला कदम क्या होगा, उसके बाद अगला कदम क्या होगा। फिर देखिए इतने बेहतर तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे। ये जैसे कोई गलती करता है, फिर वो अपनी गलती को छुपाने के लिए इतना बेहतर से बेहतर, इतना सटीक से सटीक उदाहरण ढूंढता है, बहाना ढूंढता है, ताकि सामने वाला हमारे ऊपर कोई शक ना कर सके। इसी पॉलिसी पर काम हो रहा है। हाथी के खाने वाले दांत कुछ और हैं, दिखाने वाले दांत कुछ और हैं। भाई गरीबी हटाना है, भुखमरी हटाना है तो लोगों को रोज़गार दीजिए, रोज़गार छीनिए नहीं। भुखमरी मिटाना है तो लोग जगह जगह आप भंडारण करवाइए, जगह जगह कैंटीन खुलवाइए, चंदा इकट्ठा करवाइए। संकट काल के दौरान आपने PM केयर फंड की स्थापना की, उसमें ना जाने कितना पैसा है, कितना लोगों ने दान दिया। हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है, तो क्या भुखमरी ही मिटाना चाहते हैं। आज भारत देश का रिकॉर्ड है कि 3 लाख व्यक्ति जो हैं हर साल भूख से मर जाते हैं। न जाने कितने लोग अपने शरीर में हुई बीमारी का इलाज कराए बगैर मर जाते हैं। क्या कमी है? मेडिकल स्टोर की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, फिर भी क्यों मर जा रहे हैं, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। एलोपैथी चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं। रासायनिक खाद कीटनाशक दवाएं हमारे खेतों की मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक हमारा स्वास्थ्य बर्बाद कर रहा है। चाय हमको नपुंसक बना रहा, पेट में हमको कब्ज बना रहा, पेट से सारी बीमारियां पैदा होती हैं, फिर भी धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। जो दवाएं दुनिया के अधिकांश देशों में बैन हैं, वो सारी की सारी भारत में बिक रही हैं। क्यों बैन नहीं हुआ अभी तक? सब एजेंडा 2030 पूरा कर रहे हैं। कैसे पूरा कर रहे हैं आप जानिए। तो अब जो इसका जो निष्कर्ष वाली बात आती है कि अभी हम दूसरे भाग में आपको बताएंगे कि इनके एजेंडे से आप किस प्रकार बच सकते हैं, क्योंकि इनके एजेंडे में अगर आप चपेट में अगर आप आ गए तो स्वयं को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं अब अगले भाग में एजेंडा 2030 से कुछ जो सावधानियां हैं उस सावधानियों के बारे में आपसे बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे भाग में। वंदे मातरम, जय मातृभूमि।